फ्रेंड्स, यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के हिसाब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू एंड यू मस्ट वॉच इट टिल द एंड। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपका जीएसटी के लिए टैक्स कलेक्टर के हिसाब से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का लायबिलिटी बनता है तो आपको क्या करना है। फर्दर टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा और क्या आपको टैक्स कलेक्टर के अलावा नॉर्मल टैक्स पेयर के हिसाब से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा या नहीं। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को सबसेक्शन 44 ऑफ सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से गुड्स या सर्विसेज या दोनों के सप्लाई को और डिजिटल प्रोडक्ट्स के सप्लाई को भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा गया है। फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के डेफिनेशन के अनुसार यदि कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के संचालन के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म का मालिक है या वह व्यक्ति डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म का संचालन या प्रबंधन करता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर माना गया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पार्ट को देखते हैं। तो क्लॉज 10 ऑफ सेक्शन 24 के अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसे सेक्शन 52 के तहत सोर्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का ज़रूरत है उसे अनिवार्य रूप से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। तो यहाँ वह ई कॉमर्स ऑपरेटर किस कैपेसिटी से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेगा, तो बता दूं कि वह टैक्स कलेक्टर ई कॉमर्स के तौर पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेगा। और यदि उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का सेक्शन 22 के तहत जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लायबिलिटी बनता है या वह सेक्शन 24 के अन्य क्लॉज के हिसाब से कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या वह सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 के तहत वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो वह पर्सन टैक्स कलेक्टर के अतिरिक्त नॉर्मल टैक्स पेयर के हिसाब से भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 25 के अनुसार यदि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी बनता है तो आप जब से आपका लायबिलिटी बनता है तब से 30 दिनों के भीतर उस स्टेट या यूटी में अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे जहां रजिस्ट्रेशन के लिए आपका लायबिलिटी बनता है। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर के हिसाब से आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं और आपके प्लेटफॉर्म से गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई भी हो रहा है, लेकिन आप सप्लाई की कंसिडरेशन को रिसीव नहीं करते हैं बल्कि वह कंसिडरेशन सीधा सप्लायर को जाता है। तो ऐसे केस में आप टैक्स कलेक्टर ई कॉमर्स के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर के इंक्वायरी में यह पता चला कि यू आर नो मोर लायबल टू कलेक्ट टैक्स एज पर सेक्शन 52, तो वह आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। यह प्रोसीजर रूल 12 में दिया गया है। आपको इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। आपका यह रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म REG07 के द्वारा अप्लाई होगा, जिसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको उस स्टेट या यूटी का नाम देना होगा जहां आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, और पार्ट बी में आपके प्रिंसिपल प्लेस वाले स्टेट या यूटी का नाम देना होगा। फॉर एग्जांपल, यदि आप वेस्ट बंगाल के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपका वेस्ट बंगाल में कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, आपका प्रिंसिपल प्लेस मुंबई में है, तो आपको पार्ट ए में वेस्ट बंगाल और पार्ट बी में महाराष्ट्र को सिलेक्ट करना होगा। यदि आपका वेस्ट बंगाल में ही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और आप वेस्ट बंगाल के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं, इस केस में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में वेस्ट बंगाल ही सेलेक्ट करेंगे। फिर एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर आपके द्वारा सबमिट किए गए इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स के ड्यू वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन सबमिशन के 3 वर्किंग डेज के भीतर फॉर्म GST REG06 में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। फर्दर प्रॉपर ऑफिसर को यदि किसी इंक्वायरी के द्वारा यह पता चलता है कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के हिसाब से सेक्शन 52 के तहत नॉट लाइएबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, देन वह प्रॉपर ऑफिसर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेगा और आपको फॉर्म REG08 में इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म कर देगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर का एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसे आप देखकर अच्छी तरह समझ पाएंगे। यहाँ पहला एग्जाम्पल अमेजन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का लेते हैं। इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म से सप्लायर्स गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करता है और अमेजॉन सप्लाई के कंसिडरेशन को रिसीव करता है। इन दिस केस
Amazon is compulsory liable to register as e-commerce operator and will discharge its liability as per section 52. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक ऐसे पर्सन का जो रेंटल ई कॉमर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो क्या उसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के हिसाब से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दो कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से सेल्फ कोई गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई दे रहे हैं तो आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से कोई अन्य सप्लायर्स रेंटल सर्विसेज देता है या गुड्स या अदर सर्विसेज का सप्लाई करता है और उसका कंसिडरेशन डायरेक्ट सप्लायर के पास जाता है तो इस केस में भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के हिसाब से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से कोई सप्लायर या किसी भी प्रकार का सर्विसेज का सप्लाई एक्सेप्शन को छोड़कर करता है और उसका कंसिडरेशन आप रिसीव करते हैं तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में लेना पड़ेगा। और यदि आप उस सप्लायर से आपके प्लेटफॉर्म को यूज करने के बदले कोई सर्विस चार्ज ले रहे हैं तो आप थ्रेशहोल्ड को देखते हुए नॉर्मल टैक्स पेयर के हिसाब से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के हिसाब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको क्या क्या करना है। फॉर द टाइम बीइंग, सब्सक्राइब द चैनल and click on the bell icon for timely notification of our informative video. Friends, thanks for watching and subscribing.